नमस्कार सभी को। हड़प्पा सभ्यता पर हम चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था। उन सब पर हमने चर्चा की कि हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक संरचना थी या नगरीकरण, इन सभी बिंदुओं आज हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन पर। कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे क्या प्रमुख कारण थे, प्रमुख कारण पर चर्चा करेंगे। क्योंकि याद रखें कि हड़प्पा सभ्यता में अभी भी खुदाई जारी है, हड़प्पा सभ्यता को लेकर अभी भी साक्ष्य मिल रहे हैं। तो पूर्ण रूप से किसी भी बात को प्रमाणीकरण के साथ नहीं कहा जा सकता कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। और इसमें विद्वानों के भी विभिन्न प्रकार के विचार हैं, और उन विचारों में एक रूपता न आने के कारण हम नहीं कह सकते कि यही पतन का कारण हो सकता है। याद रखें, इसलिए पतन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर हम उस प्रमुख तार्किक कारण को जानने का प्रयास करेंगे जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा, जो हमें समझ में भी आए और तर्कपूर्ण तरीके से उसकी व्याख्या भी संभव हो सके। क्योंकि बिना तर्कपूर्ण व्याख्या के हम ये नहीं मान सकते कि कोई चमत्कार हुआ या कोई हवाबाजी वाली बातें नहीं करेंगे जिसके कारण हमें समझ में ना आए कि भाई बिना तर्कपूर्ण, बिना आधार के, बिना सिर पैर की बातें कर दी और हड़प्पा सभ्यता का पतन कर दिया। अपने आप में बहुत बड़ी विशालकाय एक क्षेत्रफल में फैली हुई लाखों किलोमीटर में फैली सभ्यता थी, जिसमें कि कई नगर थे मौजूद, कई व्यापार के केंद्र थे, विदेशों से व्यापार होता था, उद्योग विकसित अवस्था में थे। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि इतने विकसित लोग अचानक से उनके साथ क्या हुआ। तो उनके लिए एक तर्कपूर्ण अवधारणा का होना भी अति आवश्यक है, कंसेप्ट का होना। पतन का अर्थ क्या है? सबसे पहली बात तो पतन का अर्थ क्या है? पतन का मतलब ये है कि जो नगरीकरण सभ्यता थी, जिस सभ्यता ने अपने आप को विकसित करके, अर्थात नगरीकरण कब होगा बताइए? जब मनुष्य क्या करता है? मनुष्य पशुपालन करता है। सबसे पहले आप समझने का प्रयास करें, मनुष्य पशुपालन करता है। जब पशुपालन अच्छे से कर लेता है तो वो कृषि का विकास करता है। किसी कृषि में जब अधिशेष की स्थिति आ जाती है, याद रखें कैसी स्थिति आ जाती है? अधिशेष, अच्छा सरप्लस की स्थिति। अधिशेष का मतलब ये है कि वो है 10, मान लीजिए कि 10 किलो उत्पादन कर रहा है या 10 चीजों का उत्पादन कर रहा है, जिसमें कि वो 4 चीजें ही वो सिर्फ उपयोग कर पाता है और 6 बच जाती है। बताइए कितनी बच गई? चारों का, और 4 का उसने क्या कर लिया? उपयोग अपनी जनसंख्या के लिए, अपने लोगों के लिए, और 6 बच गई। तो 6 का क्या करेगा? जब अधिशेष की स्थिति आ जाती है तो उसे सरप्लस की व्यापार करेगा, उसे बेचने जाएगा, इससे व्यापार डेवलप होगा। बोलिए, और व्यापार जहां डेवलप होगा, जहां व्यापार करेगा वहां व्यापारिक क्या बनेंगे? केंद्र बनेंगे। धीरे धीरे लोग वहां पर सिर्फ व्यापार करने के लिए, वस्तुएं बेचने के लिए, खरीदने के लिए जाएंगे। बोलिए, अर्थात वहां व्यापारिक केंद्र बनेंगे, और जहां व्यापार केंद्र बनेंगे वहां बाजार का विकास होगा, जहां लेन देन या बोली लगती है, जहां वस्तुओं की आय तय होती है कि कितने में कितने वस्तु, तो व्यापारिक केंद्र उसी को हमने क्या कहा? उसी को हमने शहर कहा। बोलो, तो यहाँ शहर डेवलप होने के पीछे क्या कारण है? पशुपालन, कृषि अधिशेष। बोलिए, तभी तो व्यापार डेवलप हो पाया, तभी शहर डेवलप हो पाए। परंतु इसी इन शहरों का क्या हो जाना? इन शहरों का क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता में इन शहरों का हो गया उजाड़। तो बताइए, पतन का मतलब है नगरीकरण का जो चरण था हड़प्पा सभ्यता में, वो किसमें प्रवेश कर गया पुनः? जो सभ्यता पहले ग्रामीण थी, फिर धीरे धीरे नगरीकरण हुई। नगरीकरण जो था वो फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्रामीण में। तो पतन का मतलब है कि जो नगरीकरण सभ्यता थी वो धीरे धीरे फिर से अपने ग्रामीण ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण चरण में क्या कर गई? प्रवेश कर गई। इसके पीछे गार्डन चाइल्ड व्हीलर जैसे विद्वान कहते हैं कि भाई यहाँ आर्यों ने आक्रमण किया, क्योंकि इसके बाद भारत में जो सभ्यता डेवलप हुई वो वैदिक सभ्यता थी, जिसके निर्माता आर्य थे स्वयं। और हम उसे पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बाद। तो आर्यों के आक्रमण पर आक्रमण अगर आर्यों का हुआ होगा तो भाई सोचने वाली बात है कि यह सभ्यता तो उत्तर प्रदेश के आलमगीर हिंडन नदी तक फैली हुई थी, जबकि आर्यों ने तो शुरुआत में सिर्फ भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर ही अपना अधिकार कर पाया था। और सबसे बड़ा, अगर आक्रमण हुआ होता तो लड़ाई के साक्ष्य मिलते हमें। आर्यों के पास घोड़े थे, परंतु इनके पास घोड़े नहीं, और आर्य आए तो इनके नगरों में रहते। आर्यों ने ग्रामीण ग्रामीण जो संस्कृति थी उसको निर्मित किया भारत में। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आर्यों ने आक्रमण के दौरान इस सभ्यता को नष्ट कर दिया? बोलिए, और आर्य समूह के रूप में आए, मतलब छोटे छोटे जन के रूप में आए, कम जनसंख्या में एक ग्रुप बना कर आए। तो कैसे हम कह सकते हैं कि भाई आर्य अगर लार्ज लेवल पर, बड़े स्तर पर आए होते और युद्ध हुआ होता, और युद्ध के दौरान हमें घोड़े के साथ से, हथियारों के साथ से मिले, तो हम कह सकते थे। परंतु यहाँ लड़ाई के कोई ऐसे साक्ष्य विशाल का नहीं मिले हैं बड़े स्तर पर। हम कैसे कैसे पुरातात्विक अवशेषों के आभाव के आधार पर हम यह नहीं कह सकते क्या। परंतु एक जो प्रमुख कारण मुझे नजर आता है और सभी विद्वानों को नजर आता है, इतिहासकारों को, वो है पारिस्थितिक असंतुलन। क्या हुआ होगा?
पारिस्थितिकी का संतुलन हुआ होगा, जिसके कारण बाढ़, भूकंप, नदियों के मार्ग में परिवर्तन जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई होंगी। और इन्हीं परिस्थितियों ने सबसे पहले किस पर हमला किया होगा बताइए? किस पर हमला? कृषि उत्पादन पर। क्योंकि बाढ़, भूकंप, अगर नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो रहा है, सूखा, अकाल जैसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं एक साथ, तो कहीं ना कहीं कृषि उत्पादन में कमी आई। मैंने अभी आपको बताया कृषि उत्पादन में कमी आई, तो बताइए क्या बाधित होगा? व्यापार बाधित। कृषि उत्पादन में मतलब अधिशेष की स्थिति समाप्त हो गई, सिर्फ कृषि किस लायक हो गई? निर्वाह मूलक। तो भाई निर्वाह मूलक कृषि हो गई कि उत्पादन भी 10 वस्तुओं का कर रहे हैं और खा भी 10 ही लोग रहे, तो बताइए व्यापार होगा? जब अधिशेष बचेगा ही नहीं, सरप्लस बचेगा नहीं, तो उत्पाद व्यापार कहाँ से किस बात का होगा? तो व्यापार नहीं होगा। व्यापार नहीं होगा तो व्यापारिक केंद्रों के रूप में जो नगरों का निर्माण हुआ था, उनका धीरे धीरे अवसान चालू हो जाएगा और लोग फिर से कहाँ जाना प्रारंभ कर देंगे? ग्रामीण चरण में। और याद रखना, गांव में पहले से ही कृषि पर दबाव रहा होगा और नगरों से लोग अब जॉबलेस होकर कहाँ जा रहे होंगे? गांव में। जिससे कृषि पर और दबाव बढ़ेगा, और कृषि पर दबाव बढ़ेगा तो खाद्यान्न की समस्या आएगी, अकाल जनित परिस्थितियां पैदा होंगी, महामारी फैलेगी और बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु दर में वृद्धि होगी। सोचिए, यह अपने कोरोना काल में हमने देखा कि किस प्रकार से लोग बाग जब जॉबलेस हो गए तो उन्होंने गांव की तरफ रुख किया। कृषि पर ऑलरेडी दबाव था और जो शहर से लोग गांव में रहना प्रारंभ किए और गांव में जो थे ही नहीं पहले से, और जो लोग बाहर से आए गांव में, तो उससे वहां के रोजगार पर भी असर पड़ा, खाद्यान्न उत्पादन पर भी असर पड़ा, कृषि भूमि पर भी दबाव पड़ा, जिसके चलते हमने देखा गरीबी में भी वृद्धि हुई, भुखमरी में भी वृद्धि हुई, अकाल जनित परिस्थितियां बनने लगी। बोले तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, जिसके कारण यह सभ्यता अपने ग्रामीण चरण में प्रवेश कर जाती है, जिसे हम परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसलिए जो मेरा सुझाव है वो ये है कि हम पारिस्थितिकी असंतुलन न होने दें। इसलिए सबसे ज्यादा बल जो किस पर दिया जा रहा है? सतत विकास पर। ये सतत विकास की अवधारणा ही हमें किससे बचा सकती है? पतन से। और इसकी सीख हमें कहाँ से मिलती है? हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या मिलती है? सीख मिलती है कि पारिस्थितिकी के संतुलन के कारण यह सभ्यता अगर पतन होने की स्थिति में आई है, तो हमें कहीं ना कहीं सतत विकास करना होगा, परिस्थिति के साथ संतुलन बैठाना होगा। जो चारों तरफ का वातावरण है उसके साथ हमें संतुलित विकास पर बल देना होगा, जिसमें कि मानव पर्यावरण मिलकर एक साथ समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा दें। तो इसी सुझाव के साथ मेरी यह क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। हम हड़प्पा सभ्यता की कुछ साइट्स पर चर्चा करेंगे कि मोहनजोदड़ो है वो कहाँ था, कैसा था, वहां से क्या क्या साक्ष्य मिले, हड़प्पा है, प्रमुख साइटों पर हम पिछली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।